नमस्कार साथियों, टेली गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एमडी वैष्णव आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। मित्रों, हमने पहले गुरुजी के जो मानव तंत्र थे उनके बारे में हमने बारी बारी से अध्ययन किया। अब कक्षा 10th का जो अगला चैप्टर आता है वो आज हम उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है आनुवंशिकी या जेनेटिक। साथियों, जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक की हम परिभाषा समझने से पहले एक और शब्द आता है आनुवंशिकता या हियरडिटी, जो आपके सामने लिखा हुआ है, आनुवंशिकता या हियरडिटी। देखिए, आपने देखा होगा कि किसी के माता पिता के जो लक्षण हैं, जैसे किसी के पिताजी लंबाई में अधिक है, किसी की माता बौनी है, किसी के बाल घुघराले हैं तो किसी के बाल है सीधे हैं, तो किसी की आंखें नीली है तो किसी की आंखें भूरी है। तो ऐसे विभिन्न लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। तो आनुवंशिकता या हियरडिटी यानी कि माता पिता के लक्षणों को संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का जो सजीवों का गुण होता है उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। और इस आनुवंशिकता के कारण ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और उन विभिन्नताओं के कारण नई नई पीढ़ियां उत्पन्न होती है या फिर जीवों का विकास होता है, जैव विकास होता है। तो मित्रों, ये बात हुई आनुवंशिकता की। अब देखिए, आनुवंशिकी या जेनेटिक क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा मानव की विभिन्नताएं या जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसको आनुवंशिकी या जेनेटिक कहते हैं। तो सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रतिपादन है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बैटसन। बैटसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आनुवंशिकी जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार एक दूसरे जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्पेंसर ने सर्वप्रथम हियरडिटी या आनुवंशिकता शब्द दिया। अब देखिए, इस आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का जो विधिवत और विस्तृत जो अध्ययन किया और उससे संबंधित नियम प्रतिपादित किए, उस विद्वान का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कोई वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। ऑस्ट्रिया देश के जो प्रांत था उसका नाम था हेजेनडार्फ। हेजेनडार्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में जन्म हुआ।
एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा के बाद में इन्होंने 1842 ईस्वी में दार्शनिक की उपाधि प्राप्त की। 1842 ईस्वी में दार्शनिक या फिलोसॉफी की जो डिग्री है वो प्राप्त की और एक उसके बाद में ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी के पद पर कार्य करने लगे। यानी कि पादरी का मतलब ईसाइयों का जो पुजारी होता है उसको पादरी कहते हैं। पादरी के पद पर कार्य करने लगे। अब देखिए, उन्होंने जब पादरी के रूप में वो कार्य करते थे तो उस चर्च के पास में ही एक मतलब उद्यान था, बगीचा था। उस बगीचे में कई प्रकार के पौधे उगे हुए थे। तो उन्होंने ये विचार किया कि भाई ये आनुवंशिकता जो संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होता है तो वो किस कारण से होता है, तो उसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। तो अपने अध्ययन के लिए उन्होंने एक पौधे का चयन किया। वो पौधा कौन सा था? मटर का पौधा, यानी मीठी मटर, मीठी मटर का पौधा, जिसका जो साइंटिफिक नेम है, वानस्पतिक नाम है, जिसको कहते हैं पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम या मीठी मटर का पौधा उन्होंने सेलेक्ट किया। अब देखिए, पौधे तो और भी बहुत सारे थे, दूसरे थे, लेकिन उन्होंने मीठी मटर का पौधा ही चयन क्यों किया? इसके पीछे भी कई कारण थे। ठीक है, तो उन्होंने इस मीठी मटर के पौधे पर लगभग 7 वर्ष तक अध्ययन किया। 7 वर्ष तक के बहुत ही विस्तृत अध्ययन के बाद में उन्होंने इससे संबंधित कुछ नियम बनाए। उन नियमों को एक विशेष पत्रिका थी, उस पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित किया। उस पत्रिका का नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस पत्रिका में उन्होंने अपने शोध जो अनुसंधान थे वो प्रकाशित किए। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है कि मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? इसके पीछे कुछ कारण थे। तो देखिए, सबसे पहला कारण यह था कि जो मटर का पौधा है उसका जीवन काल 1 वर्ष होता है, यानी कि मटर 1 वर्षीय पौधा है। तो 1 वर्ष में मटर के पौधे की सभी जीवन की स्थितियां, उगने से लगाकर उसके पुष्पन और फलन तक की संपूर्ण जो जीवन काल है देखा जा सकता है। ठीक है, इसके कारण कम अल्प समय में अधिक मतलब संतानों का, यानी कि अधिक संततियों का अध्ययन करना संभव था। इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि मटर का पौधा है वो कम क्षेत्र में, कम जगह में अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं। ये दूसरा उसका कारण था। तीसरा कारण ये था कि मटर एक द्विलिंगी पौधा होता है। मटर कैसा होता है? द्विलिंगी पौधा। द्विलिंगी का मतलब होता है मटर के पौधे पर जो पुष्प लगते हैं उसी पुष्प में मादा भाग, यानी कि मादा जननांग, जिसको अपन जायांग कहते हैं, और नर जननांग यानी कि पुमंग, दोनों ही एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, ताकि उसका स्वपरागण और परपरागण दोनों प्रकार की क्रियाएं करानी आसान होती है। तो ये तीसरा कारण है। इसके अलावा मटर का जो पुष्प होता है वो बड़ा होता है, तो उसमें से आसानी से इसको विपुंसन या इमैस्कुलेशन की प्रक्रिया भी की जा सकती है। विपुंसन का मतलब होता है उसमें से परिपक्वता से पूर्व
पुंकेसरों को काटकर पृथक कर देना, इसको इमैस्क्युलेशन या विपुंसन कहते हैं। तो कुछ ये कारण थे जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। अब देखिए, मेंडल एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था, ठीक है। कैसे कि जब मेंडल ने अपने प्रयोग इस पत्रिका में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक पत्रिका में प्रकाशित किए, तो उस समय इनके जो अनुसंधान थे, इनके जो शोध पत्र थे, इन पर किसी भी वैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसके भी कुछ कारण थे। कैसे कि भाई, एक तो मेंडल था, मेंडल के समय में वैज्ञानिक थे, वो किसी दूसरे शोध में कार्य में लगे हुए थे, जिसके कारण मेंडल के जो प्रयोग है उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं गया। दूसरा, मेंडल खुद एक साधारण व्यक्ति थे, यानी कि वैज्ञानिकों में से नहीं थे, तो उनकी बात कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं था कि भाई ये साधारण आदमी ये क्या जानता है कि कैसे अनुसंधान या प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। और एक मेंडल ने जो अध्ययन करके जो अपने नियम बनाए थे, इनकी जो सांख्यिकी थी, वो गणना थी, वो बहुत ही कठिन थी। उन्होंने नियम प्रतिपादित किए, वो उस समय के जो लोग थे उनकी समझ से परे थे, उनको समझ में ही नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इस तरीके से मेंडल के प्रयोगों पर विशेष ध्यान किसी का नहीं गया। उसके बाद में 1884 ईस्वी में मेंडल की मृत्यु हो गई। मेंडल तो चले गए। अब धीरे धीरे दूसरे वैज्ञानिकों ने इस और जो आनुवंशिकता है इसकी ओर ध्यान दिया, और उन्होंने अपने अनुसंधान किए, प्रयोग किए, और प्रयोगों का जो निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष इस मेंडल के प्रयोगों से मिलता जुलता था। तो भाई साहब, उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो पहले मेंडल साहब वो कह के चले गए, उन्होंने ये प्रयोग कर दिए थे, उसका निष्कर्ष भी आ गया था, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। इस तरीके से फिर कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने मेंडल के प्रयोगों को आधार बनाकर उनकी पुनः खोज की। उनमें से 3 प्रमुख वैज्ञानिक थे, वो थे, यानी कि मेंडल की खोज को, मेंडल के प्रयोगों की पुनः खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है उसमें। एक तो था हॉलैंड का ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है। दूसरा था जर्मनी का कार्ल कोरेंस, और तीसरा था ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरमार्क। ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने मेंडल के प्रयोगों की पुनः खोज की, ठीक है। तो ये भाई साहब 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने मेंडल के प्रयोगों की पुनः खोज की और सबको बताया कि भी ये खोज जो की है ये मेंडल है पहले वे कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडल ने अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया। अब देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन करके उसमें से 7 लक्षणों का चयन किया। देखिए, पहला लक्षण था पौधे की लंबाई, दूसरा लक्षण था पुष्प का रंग,
पुष्प का रंग। तीसरा जो लक्षण था वो था पुष्प की स्थिति। चौथा लक्षण था फली की आकृति। पांचवा लक्षण था फली का रंग। छठा लक्षण था बीज की आकृति। और सातवां लक्षण था बीज का रंग। ये 7 लक्षणों का चयन किया और इन 7 लक्षणों के आधार पर ही मेंडल ने अपने प्रयोग को किया। अब इन लक्षणों में से पौधे की लंबाई 2 प्रकार की हो सकती है, यानी कि पौधा लंबा हो सकता है और पौधा बौना हो सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों लक्षणों में से एक लक्षण को प्रभावी और दूसरे लक्षण को अप्रभावी मेंडल के प्रयोगों के दौरान पाया गया। तो देखिए अभी इस सारणी में मैं प्रभावी और अप्रभावी लक्षण आपको अलग अलग बता देता हूं कि कौन सा लक्षण उसमें प्रभावी था और कौन सा लक्षण अप्रभावी था। लेकिन प्रभावी उसने कैसे ये तय किया कि प्रभावी लक्षण कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है, इसके लिए अपन मेंडल के जो प्रयोग पढ़ेंगे, मेंडल ने जो नियम दिए थे उन नियमों को जब पढ़ेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा। तो अभी तो मैं बता देता हूं कि कौन सा लक्षण प्रभावी होता है और कौन सा अप्रभावी होता है। पौधे की लंबाई है उसमें 2 प्रकार के, जैसे एक तो बौना और एक लंबा। तो उसमें से प्रभावी जो लक्षण था वो लंबापन था प्रभावी, और अप्रभावी था वो था बौना। अब देखिए पुष्प का रंग। पुष्प के रंग में 2 प्रकार के, लाल या बैंगनी प्रभावी था। लाल या बैंगनी ये था प्रभावी, और पुष्प का रंग जो सफेद था वो अप्रभावी था, ठीक है। अब देखिए पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और एक होती है अग्रस्थ या अक्षीय, या अग्रस्थ भी कह सकते हैं। देखिए पुष्प की स्थिति कक्षीय या अग्रस्थ का मतलब क्या होता है। तो ये जैसे ये टहनी है मटर की, अब इस टहनी के सबसे आगे एक पुष्प लगता है, उसको कहते हैं अक्षीय। इस टहनी के अक्षीय अक्ष में, अक्ष का मतलब सबसे आगे जो पुष्प लगा हुआ होता है उसको कहते हैं अक्षीय। और उस टहनी के साइड में जो दूसरी टहनी उसकी जो वृंत होता है उसके बीच में जो पुष्प लगा हुआ होता है उसको कहते हैं कक्षस्थ कहते हैं। साइड में लगे हुए पुष्प को कक्षस्थ कहते हैं और सबसे आगे लगे हुए पुष्प को क्या कहते हैं, अग्रस्थ या अक्षीय कहते हैं। तो इसमें जो कक्षस्थ पुष्प है लगे हुए हैं वो प्रभावी है और अक्षीय या अग्रस्थ है वो अप्रभावी है। अब फली की आकृति, ठीक है ना। तो फूली हुई एक तो होती है फूली हुई और दूसरी होती है संकीर्णित। देखते हैं ना कि एक तो मटर की फली होती है पूरी भरी हुई फूली हुई होती है और दूसरी पिचकी हुई दबी हुई होती है। तो उसमें से जो फूली हुई है वो प्रभावी है और पिचकी हुई या संकीर्णित है वो अप्रभावी है, ठीक है। अब फली का रंग, फली का रंग हरा है वो प्रभावी और पीला रंग है वो अप्रभावी होता है। अब बीज की आकृति, ठीक है ना। बीज की आकृति एक तो होती है बिल्कुल गोल, वो प्रभावी होती है, और दूसरी होती है झुर्रीदार। झुर्रीदार है वो अप्रभावी होती है, ठीक है ना। फिर आती है अपने बीज का रंग। बीज के रंग में पीला रंग है वो प्रभावी है और हरा रंग है वो अप्रभावी है। इस तरीके से देखिए इन मेंडल ने इन 7 लक्षणों को चुनकर इस पर अपने प्रयोग किए और उन प्रयोगों के कई निष्कर्ष निकाले, कई नियम बनाए, कई सिद्धांत बनाए। उन सिद्धांतों के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आपको
मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।